इस धरती पे ना लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं। सोचिए, ये तो जिंदगी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसी है। पर सवाल ये है कि वैज्ञानिक इस विशाल लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। हर जीव यानी हर किताब अपनी सही शेल्फ पर कैसे रखी जाती है। तो चलिए आज वर्गीकरण की इसी दिलचस्प कहानी में हम थोड़ा और गहराई तक जाते हैं। तो असल सवाल हमारे सामने यही है। ये जो जीवन का इतना बड़ा पुस्तकालय है, इतनी सारी किस्में हैं, इन्हें हम सही ढंग से कैसे रखें ताकि इन्हें समझना आसान हो। चलिए आज मिलकर इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब से इंसान ने सोचना समझना शुरू किया है ना, वो अपने आसपास की दुनिया को बांटने की कोशिश करता आया है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो शुरुआती कोशिशें थीं वो क्या थीं और हाँ, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाई। सबसे पुरानी कोशिशों में से एक थी महान दार्शनिक अरस्तू की। उनका फंडा बड़ा सिंपल था। जो आंखों से जैसा दिखा वैसा बांट दो। पौधे ठीक है, पेड़, झाड़ी और छोटी मोटी घास। जानवर अच्छा, जिनमें लाल खून है वो एक तरफ और जिनमें नहीं है वो दूसरी तरफ। बहुत ही सीधा साधा तरीका था, है ना। फिर कई सदियों बाद 1700 के दशक में आए लिनियस। उन्होंने दो बड़े बड़े डिब्बे बना दिए, एक पौधों का और एक जानवरों का। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, विज्ञान में सिंपल जवाब हमेशा सही नहीं होते। अब यहाँ आकर असली प्रॉब्लम शुरू हुई। जरा देखिए, बैक्टीरिया, ये न तो पूरे पौधे थे न ही जानवर। और फफूंद यानी कि कवक, दिखते तो पौधों जैसे हैं पर अपना खाना तो खुद बनाते ही नहीं। और अमीबा जैसे छोटे छोटे एक सेल वाले जीव, बेचारे ये किधर जाते। इन दो डिब्बों वाले सिस्टम में इनके लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। और बस यहीं से वैज्ञानिकों को ये एहसास होने लगा कि हमें एक बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ बाहर से कौन कैसा दिखता है इस पर नहीं, बल्कि जीवों के अंदर की बनावट और काम करने के तरीके पर आधारित हो। और फिर जीव विज्ञान की कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक नया, एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया आने वाला था जो इस पूरी उलझन को सुलझाने वाला था। पता है, इस पूरी मुश्किल का हल एक नंबर में छिपा था। सिर्फ एक नंबर, जो क्लासिफिकेशन की पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो नंबर था 5। जी हाँ, साल था 1969 और वैज्ञानिक थे R.H. विटेकर। उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जीवन को 2 नहीं बल्कि 5 बड़े ग्रुप्स या किंगडम्स में बांटना चाहिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब विटेकर के सिस्टम का असली जादू समझिए। उन्होंने सिर्फ बाहरी रूप रंग नहीं देखा, नहीं, उन्होंने बहुत गहरे सवाल पूछे। जैसे, क्या सेल के अंदर कोई कंट्रोल रूम मतलब न्यूक्लियस है? क्या जीव सिर्फ एक सेल का बना है या करोड़ों सेल्स का? और सबसे जरूरी, वो अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों से लेता है? इन्हीं सवालों ने क्लासिफिकेशन को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। तो चलिए अब विटेका की इस नई और व्यवस्थित लाइब्रेरी की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं और इन 5 किंगडम से एक एक करके मिलते हैं। चलिए जरा इस टेबल पर गौर करते हैं। देखिए, सिर्फ पहला ग्रुप यानी मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनके सेल्स में कोई असली बॉस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी चारों यूकैरियोटिक हैं, जिनके पास ये बॉस मौजूद है। अब सेल की बाहरी दीवार को देखिए। पौधों में ये सेल्यूलोज से बनी है, फंजाई में काइटिन से, और हम जानवरों में ये होती ही नहीं। यही छोटे छोटे लेकिन बड़े जरूरी फर्क हर ग्रुप को अपनी एक अलग पहचान देते हैं। अब हम अपना फोकस उन ग्रुप्स पर करने वाले हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सीधे सीधे नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म जीवों की एक छिपी हुई मगर बहुत ही विशाल दुनिया है। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है जगत मोनेरा। ये किंगडम असल में सभी बैक्टीरिया का घर है। वही बैक्टीरिया जो इस धरती पर सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले जीव हैं। और हाँ, बैक्टीरिया सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके आकार भी अलग अलग हैं। कुछ गोल हैं, कुछ रॉड जैसे, कुछ कॉमा की तरह, तो कुछ स्पाइरल। ये गर्म पानी के सोतों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर जगह, मेरा मतलब हर जगह मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक मुट्ठी मिट्टी में इस धरती पर जितने इंसान हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। अच्छा, अब मोनेरा की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों के जगत में कदम रखते हैं। इसका नाम है प्रोटिस्टा।
आप इसे एक तरह का कैच ऑल किंगडम समझ सकते हैं। मतलब जो भी एक सेल वाला यूकैरियोट कहीं और फिट नहीं हुआ, उसे यहाँ रख दिया गया। और ये स्लाइड दिखाती है कि प्रोटिस्टा किंगडम कितना ज्यादा विविध है। एक तरफ तो है यूग्लिना, जो धूप मिलने पर पौधे की तरह अपना खाना खुद बना लेता है और अंधेरे में शिकारी बन जाता है। और दूसरी तरफ है पैरामीशियम, जो अपने हजारों छोटे छोटे बालों जैसे सिलिया की मदद से शिकार करता है। सोचिए, ये दोनों इतने अलग हैं, फिर भी एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। है ना कमाल की बात? तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक कभी न खत्म होने वाली खोज। और इसीलिए वर्गीकरण की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे विटेकर ने लिनियस के काम को और बेहतर बनाया, क्या पता भविष्य में कोई नई टेक्नोलॉजी आए, कोई नई खोज हो जो हमारे आज के इस 5 किंगडम वाले मॉडल को भी बदल दे। तो सबसे आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी और हमारी समझ और गहरी होगी, तो क्या जीवन का ये नक्शा एक बार फिर से बदलेगा? क्या पता 5 किंगडम भी कम पड़ जाएं। ये वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य खोजेगा। और सच कहूं तो यही निरंतर खोज विज्ञान को इतना ज्यादा रोमांचक बनाती है।